आज हम लोग जैव अणु में एक विशेष जैव अणु पढ़ेंगे जिसका नाम है अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल जो कि है तुमको अमीनो अम्ल के जो है जुड़ने से ही एक विशेष प्रकार के बंधन के द्वारा जुड़ने से जिसको पेप्टाइड बंधन कहते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है। अर्थात प्रोटीन जो है तुमको एक अमीनो अम्ल जो उसमें एक विशेष प्रकार के अमीनो जिसको हम लोग अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं उसका बहुलक होता है। तो हम लोग अल्फा एमिनो अम्ल जिसकी बात कर रहे हैं, तो एमिनो अम्ल जो तुमको एक जैव अणु है, तो अल्फा इसका जैव अणु है जिसका संरचना होता है। जैसे कि ये तुमको हो गया ये फिशर प्रोजेक्शन, ये कार्बन हो गया एक, और अगर दे दें यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक समूह होगा और एक NH2 समूह होगा, एमीन समूह होता है। और यहाँ पर अगर H दे दें और इधर की तरफ कोई एल्किल ग्रुप होगा, तो ये तुम्हारा हो गया ये जो फिशर ये कार्बन है, ये तुम्हारा जो ये फिशर प्रोजेक्शन है, तो दैट इज ये कार्बन है। और ये तुमको L मतलब ये लेफ्ट साइड चला गया NH2, तो ये L कन्फिगरेशन होगा। राइट साइड चला जाएगा तो ये D कन्फिगरेशन होगा, D विन्यास में होगा। तो ये तुमको जो अल्फा एमिनो अम्ल जो कि मतलब कि प्रोटीन जो होता है, तो ये तुमको कहता है अल्फा COH ग्रुप के बाद वाला जस्ट बाद वाले कार्बन पर NH2 है, तो ये कहलाएगा अल्फा एमिनो अम्ल। COH ग्रुप हुआ ये, इसके बगल वाला जो कार्बन है, ये जो क्रॉस है, ये कार्बन को बताता है फिशर विन्यास में। तो ये तुमको यहां पर आ गया तुमको, तो और ये तुमको R कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, तो कोई भी R बराबर एल्किल समूह, तो ये हो गया तुमको एमिनो अम्ल की संरचना। और उसमें भी अगर बगल वाला कार्बन पे आ गया तो इस NH2 ग्रुप है, तो ये अल्फा एमिनो अम्ल हो गया। ये अल्फा अमीनो अम्ल इसको कह सकते हैं हम लोग, अल्फा अमीनो अम्ल, एमिनो अम्ल। R बराबर क्या है इसमें, एल्किल समूह, एल्किल समूह। इसमें अल्फा एमिनो अम्ल में तुमको अल्फा एमिनो अम्ल क्या हुआ तुमको, जिसमें इसके बाद वाले कार्बन पर NH2 रहेगा तो इसको अल्फा कहेंगे, इसके बगल में रहेगा NH2 ग्रुप तो उसको बीटा कहेंगे, और उसके बाद रहा तो गामा डेल्टा। इस इस्तेमाल के आधार पर एमिनो अम्ल को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एमिनो अम्ल में तुमको अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह के साथ साथ एमीन समूह भी होता है। एमीन क्रियाशील समूह, एमीन क्रियाशील समूह उपस्थित रहता है, एमीन क्रियाशील समूह उपस्थित रहता है। तो एमीन क्रियाशील समूह भी इसमें रहेगा, और COH ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। तो एमीन और एक तुमको सेम क्रिया COH समूह रहता है मतलब कि एमिनो अम्ल में। अल्फा एमिनो अम्ल का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये अल्फा एमिनो अम्ल का एक तुमको जो है L विन्यास है। यहाँ पर जब NH2 साइड है तो क्या है तुम्हारा, ये L विन्यास में है, ये L विन्यास। जब NH2 बाहर के लेफ्ट साइड होगा तो ये हो गया L, और राइट साइड रहा तो ये L, और D विन्यास कहलाएगा। जो अब राइट साइड होता है तो D विन्यास में होता है ये। तो ये तुम्हारा जैव अणु में तुमको जब अल्फा एमिनो अम्ल में तुमको जब एमिनो अम्ल का जब ऑक्जेलिक अम्ल की कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमीन समूह से अधिक रहने पर, एमीन समूह से अधिक रहने पर अमीनो अम्ल कैसा हो जाएगा, अमीनो अम्ल अम्लीय, अमीनो अम्ल अम्लीय तथा एमीन समूह अधिक रहने पर, एमीन समूह अधिक रहने पर यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। और अगर बराबर हुआ दोनों तो ये बराबर, अगर बराबर संख्या बराबर रहने पर उदासीन होता है, संख्या बराबर रहने पर अमीनो अम्ल उदासीन होता है, अमीनो अम्ल उदासीन होता है।
ये उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल होता है तुमको। तो ये अमीनो अम्ल न्यूट्रल हो जाएगा तुमको। तो ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी, उदासीन भी हो सकता है। इसके अलावा तुमको है, इसमें दोनों समूह है, तो ये तुमको एक ज्विटर आयन भी बनाते हैं। ये तुमको क्या करेगा, इसका जो COH का H प्लस है, COOH का H प्लस, NH2 के H प्लस NH2 के H इसमें जुट जाएगा, तो NH3 प्लस बन जाएगा ये तुमको। COOH का H प्लस NH2 के जो तुमको है COOH का H प्लस NH2 से जुड़कर ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। इसलिए अमीनो अम्ल लवण की तरह भी कार्य करता है। अमीनो अम्ल लवण की तरह भी कार्य करता है। तो लवण हो गया तुमको, ये तुमको न्यूट्रल हो गया तुमको, ये मैंने ये अम्लीय ग्रुप भी खत्म हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्षारीय ग्रुप भी खत्म हो गया। तो ये तुम्हारा किसका हो गया तुमको, ये तुमको इसका H प्लस इधर आ गया, तो ये ज्विटर आयन कहलाता है। ये ज्विटर आयन कहलाएगा। ज्विटर आयन बनाने के कारण ही कैसा होता है तुमको, ये अम्लीय तरह, मतलब ये तुमको तो इसका मतलब अमीनो अम्ल में अगर COH समूह ज्यादा हो गया तो वो हो गया, अगर तुमको अम्लीय प्रकृति का होगा, NH2 समूह ज्यादा होगा तो क्षारीय प्रकृति का होगा, दोनों की संख्या बराबर होगा तो वो उदासीन होगा। इसके अलावा तो जब तुमको इसमें क्या होता है कि COH ग्रुप जो है तुमको वह H प्लस छोड़ देता है, जिसको NH2 ग्रुप जो है, NH2 समूह जो है उसको ग्रहण कर लेता है, जिससे कि CO माइनस NH3 प्लस बन गया, तो यह तुमको लवण की भांति कार्य करेगा। तो जिसको हम लोग ये ज्विटर आयन बनने के कारण यह तुमको, तो इसका मतलब अम्ल, क्षार, लवण, ये सब तरह से तुमको अमीनो अम्ल कार्य करता है। तो अमीनो अम्ल में तुमको जहां तक है, अमीनो अम्ल में जो प्रकृति में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रकृति में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं, जिसमें से कुछ अम्ल होते हैं जो कि अमीनो अम्ल जो हम लोग जो है तुमको हम लोग के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल का है, और कुछ अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल वो हुए जो कि तुमको शरीर में, हमारे जो शरीर में है वह तुमको खाना से पूर्ति करनी पड़ती है, बाहर से लेकर के पूर्ति करनी पड़ती है, उसको हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल को क्या कहेंगे, हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल कहेंगे। और जो शरीर में स्वतः बन जाता है, जिसे खाना से लेने की जरूरत नहीं है, उसे हम लोग अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो अमीनो अम्ल का जैसे प्रकार है, क्या होगा, R ग्रुप का मान बदलते जाइए, जैसे कि R का मान कभी H हो गया तो ग्लाइसिन हो गया, उसके बाद तुमको कभी R का मान जैसे CH3 हो गया तो एलानीन नाम होता है। तो इस प्रकार से R ग्रुप का नाम सिर्फ बदलेगा, ये 3 समूह निश्चित रूप में रहेंगे। और R का मान क्या होता चल जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल जैसे है तो उसका R का मान बदलते जाएंगे। जैसे इसका मान, अगर इसका मान H कर दिया हमने, तो एक ऐसा है तुमको जैसे कि H कर दिया, तो पहले इसका नाम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि ये तुमको हो गया, इधर की तरफ COOH है, और इधर NH2 मैंने कहा कि रहेगा ही। अगर L कन्फिगरेशन हम लोग लिख रहे हैं और D कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इसको राइट साइड करेंगे, और यहाँ पर H करते हैं। लेकिन इसमें D और L का बात नहीं होगा, बिकॉज कि ये तुमको कायरल कार्बन ही नहीं होगा। दोनों अगर ग्लाइसिन जो अगर दिए, R दे दिए इसका मान, जिसको हम लोग ग्लाइसिन कहते हैं, इसका नाम हो गया ग्लाइसिन बोलते हैं। तो ग्लाइसिन एक ही ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें कि कोई कायरल कार्बन नहीं होता है, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, इसमें कायरल कार्बन का, इसमें कायरल कार्बन, जिसमें कि कायरल कार्बन अनुपस्थित, एक ही है अनुपस्थित। मतलब चारों ग्रुप अगर अलग अलग हो गया तुमको, चार समूह, यहाँ पे देखो तुम्हारा जो 1 2 3 4 था, इसमें दोनों H मिल गया, तो ऐसा ही जो है तुमको कायरल समूह नहीं है इसमें। लेकिन अगर बाकी कोई भी एमिनो अम्ल है, सब में कायरल समूह रहेगा। क्योंकि तुमको जहां तक कि ये पता होगा कि H के अलावा जो है अगला जैसे क्या होता है, CH3 डाल सकते हैं, C2H5 डाल सकते हैं, पूरा आइसोप्रोपेन डाल सकते हैं। तो ये तुमको जैसे हो गया एलामीन हो गया, ये इसका नाम हो गया एलानीन, इसका नाम होता है एलानीन। ये सब अनावश्यक एमिनो अम्ल है, मतलब ये सब तुमको शरीर को जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर अगर R के जगह पर जोड़ देंगे, जैसे कि वेलिन कहते हैं, तो
तो वैलीन में जैसे जोड़ देते हैं, ये तुमको जैसे ये तुमको COH है, इधर NH2 रहेगा, उधर H, ये तो फिक्स ही रहेगा। CH में दोनों तरफ से CH3 जोड़ दीजिए, तो ये कहलाएगा वैलीन। तो ये तुमको जो है ये तुमको हो गया आवश्यक एमिनो अम्ल हो गया, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये का उदाहरण हो गया। और ये सब हो गया अनावश्यक हो गया। तो जिसमें तुम अगर अपने किताब में लिस्ट में देखोगे तो वो तुमको स्टार लगा के दिया हुआ, दैट इज आवश्यक एमिनो अम्ल का। वेलिन, ल्यूसीन, ये सब आवश्यक एमिनो अम्ल के उदाहरण है। तो एमिनो अम्ल का जैसे आवश्यक और अनावश्यक में वर्गीकरण कर दे रहे हैं। अब तुमको ये जैसे अलग अलग लिस्ट में नाम दिए हुए हैं, तो उसमें से कुछ नाम मैंने ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, इन सबों का नाम मैंने लिख दिया। जैसे कभी बेंजीन भी जुड़ सकता है, तो अलग अलग तरह के नाम उसके क्या होते चल जाएंगे, आर के जगह वो बदलता जाएगा। तो आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल, इसमें क्लासिफिकेशन करके उसका परिभाषा लिख दे रहे हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या हो गया, वे एमिनो अम्ल जो हम लोग को भोजन से जिसकी पूर्ति करनी पड़ती है, इसलिए उसको क्या माना गया है, आवश्यक। और अनावश्यक हो गया जो कि शरीर में खुद क्या हो जाएगा, वो खुद उसका निर्माण हो जाए, वह अनावश्यक एमिनो अम्ल में आता है। तो आवश्यक और अनावश्यक दो एमिनो अम्ल में क्लासिफिकेशन कर देते हैं। प्रकृति में लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसका कि लिस्ट तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। उसमें स्टार लगा हुआ है जो कि तुमको आवश्यक एमिनो अम्ल के लिए है। आवश्यक एमिनो अम्ल, वे अमीनो अम्ल जो शरीर में भोजन के द्वारा पूर्ति किया जाता है आवश्यक, इसेंशियल इंग्लिश में कहते हैं इसको, इसेंशियल एमिनो अम्ल कहलाता है, अमीनो अम्ल कहलाता है। इसका जैसे उदाहरण हो गया तुमको वेलिन, ल्यूसीन इत्यादि। तो ये तुमको 10 लगभग हैं दिए हुए। अनावश्यक एमिनो अम्ल, नॉन इसेंशियल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, वे अमीनो अम्ल जो शरीर में स्वतः बन जाते हैं, स्वतः बनते हैं तथा जिसकी खाद्य पदार्थ से पूर्ति आवश्यक नहीं है, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाता है। इसका जैसे उदाहरण हो गया तुमको ग्लाइसिन, एलानिन इत्यादि। ग्लाइसिन ही एक जैसा है जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है। तो ये सब तुमको हो गया, इसके उदाहरण हो गए आवश्यक और अनावश्यक एमिनो। तो एमिनो अम्ल जो तुमको हम लोगों ने देखा, यह तुमको विशेष रूप से इसलिए है तुमको कि एमिनो अम्ल जो तुमको है, जो प्रोटीन होता है हमारा, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब हमारे जो जैव अणु में प्रमुख होते हैं, ये तुमको एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। और प्रोटीन का हम लोग अब जो पढ़ेंगे, हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन जो है तुमको, प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है।
प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, जो प्रोटीन का हम लोग को बॉडी में जरूरत पड़ता है, जो कि नए को हमारे शरीर की वृद्धि या कहीं पर कोशिका में टूट फूट हुआ हो तो उसके मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करने में काम आता है। तो प्रोटीन जो तुमको है, तो प्रोटीन जैव अणु हैं जो कि अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। जैव अणु हैं जो शरीर में वृद्धि एवं टूट फूट, जिसे घाव वगैरह हो गया उसका भरना हो, टूट फूट के मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो इसके बिना तुमको वृद्धि नहीं संभव है। और जैसे कि तुमको घाव वगैरह हो गया जहां पे, तो वहां पे जो भराता है उस समय भी नया कोशिका बनाना होता है, तो वो प्रोटीन के ही बनने से ही ये पूर्ति होती है। तो प्रोटीन आवश्यक जैव अणु हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल का बहुलक है। अल्फा अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंधन इसको कहते हैं CONH बंधन। CONH इसको कहते हैं हम लोग पेप्टाइड बंधन के बीच पेप्टाइड बंधन बनने से प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे देखो पेप्टाइड बंधन कैसे, तो प्रोटीन का तो पेप्टाइड बंधन कैसा बनता है इसको देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि तुमको है एक COOH समूह है और NH2 समूह है, तो COH एक का जैसे तुमको ग्लाइसिन है, जैसे तो एक तुमको ग्लाइसिन का जैसे कि है तुमको NH2 ग्रुप है और एक COH ग्रुप है जैसे, तो ये COOH हो गया तुमको, ये COOH है ग्लाइसिन का, और NH2 आ गया तुमको मानते हैं एलानिन का। तो ये जैसे यहां पर एलानिन का NH2 है, तो NH2 का यहां से H निकाल दो, और COH का जो कि ग्लाइसिन का जो है इधर की तरफ, ग्लाइसिन में जैसे COH है तो उसको क्या कर दिए, COH को इधर कर दिए, तो H को आप इधर कर दीजिए, COH को इधर कर दिए, तो H को इधर कर दीजिए, और R ग्रुप तुमको जैसे ग्लाइसिन अगर लेते हैं तो H यहां भी रहेगा, और यहां पर क्या हो गया तुमको NH2 रह गया यहां पर। चलिए तो NH2, तो ये तुमको NH2 हो गया, और यहां पर CO हो गया, इसका NH2 आ गया, जैसे एक दूसरा का NH2 आ गया तुमको, NH2 और इधर NH2 ग्रुप, और उसके तुमको उस NH2 ग्रुप के बाद तुमको इधर NH2 कर दिया, तो इधर की तरफ तुमको CH3 दे दो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर H है, यहाँ पर COOH है अगर, तो ऐसा है तुम्हारा। तो ये जो एलानीन का हो गया तुमको, तो एलानीन ये हो गया तुमको, तो ये दोनों के बीच में देखो, ये तुमको इसका COOH का क्या ले लिए, इसका COOH का OH ले लिए, और इसका NH2 ग्रुप ले लिए, NH2 का H ले लिए, तो इससे वाटर निकल गया एक अणु, और ये तुमको कैसा बन गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये पेप्टाइड बंधन बन गया इसमें, और एक अणु बाहर निकल गया। तो ये जो तुमको एक ढंग से डाइपेप्टाइड हो गया, ये दो पेप्टाइड बना, तो इसको कहेंगे हम लोग डाइपेप्टाइड। और फिर जैसे यहां पर देखो और भी पेप्टाइड, अभी जैसे कि इसका COH ग्रुप फ्री है, तो ये अभी भी अगला से फिर क्या बना सकता है, ये बना सकता है, इसका NH2 ग्रुप फ्री है अभी, तो ये इसका NH2 ग्रुप फ्री है, तो ये इधर से जुड़ने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बन सकती है। तो ये तुमको बना डाइपेप्टाइड बना, दो पेप्टाइड का हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डाइपेप्टाइड बंधन, मतलब कि डाइपेप्टाइड का मतलब दो अणु जुट गए, इसलिए डाइपेप्टाइड हो गया इसका।
अब इसी ढंग से 3 पेप्टाइड से 3 वो जुड़ सकता है, तो 2 जुट गए, तो इसका ये जो तुम्हारा बना, इसको डाइपेप्टाइड का नाम हो गया ग्लाइसिन। यह तुमको ग्लाइसिन है, ये है ग्लाइसिन और ये है एलानीन, तो इसका नाम बन जाएगा तो GLY ग्लाय एलानीन, GLYCI ग्लाइसी, और एलानीन एलानीन, ये डाइपेप्टाइड का नाम होगा ग्लाइसी एलानीन। इसका 3 लेटर सिंबल में अगर लिखेंगे तो GLY और ALA, और एक लेटर सिंबल में GA, इसका 3 लेटर सिंबल में GLY ALA CINE। तो ये तुमको हो गया, ये तुमको जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड बना, और इसी ढंग से तुमको ट्राइपेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड बन सकता है, और 10 से अधिक अगर बन गया तो 10 से अधिक पेप्टाइड बन जाना, उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। 10 से अधिक पेप्टाइड बंधन रहने पर उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीन में 100 से अधिक पेप्टाइड बंधन होते हैं, जिसका अनुभार 10,000 U से अधिक होता है, 10,000 U से अधिक होता है। तो प्रोटीन मतलब कि काफी जो संरचना से जुड़ा हुआ रहता है, इसमें 100 से ज्यादा रहता है तुमको। तो प्रोटीन में भी उसका एक क्रम में तुमको क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, और इस प्रकार से क्या होते जाएंगे। तो जैसा कि अभी बताया, पॉलीपेप्टाइड में क्या करेगा, एक का जैसे देखो, एक किसी का जैसे कि यहां पर हो गया तुमको CO ग्रुप है, और इसका तुमको हो गया यहां पर CO, यहां पर तुमको मान लेते हैं कि यहां पर रहेगा NH2 है तुम्हारा, CO के बाद यहां पर NH2 है, तो यहां पर NH2 से इधर जुट जाएगा, इधर R डैश, इसमें H कोई भी हो, इस ढंग से क्या हो जाएगा। अब फिर CO हो गया, फिर यहां पर NH आ गया इसका, फिर यहां पर इसका क्या हो गया तुमको R डैश कुछ भी आ गया, यहां H आ गया, यहां CO हो गया, इस प्रकार से फिर इसका NH बना, फिर इस तरह से क्या होते चल जाइए, आप बनाते चले जाइए। तो ये पॉलीपेप्टाइड ये बनते चला जाएगा, और इधर की तरफ क्या होता जाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड, ये प्रोटीन का प्राथमिक संरचना कहलाता है। ये अलग अलग एलानीन, ग्लाइसिन, एलानीन, या तुमको वैलिन, तुमको जहां तक हो गया ल्यूसीन, अब जिस भी क्रम में है अपना क्या करते चल जाइए, उसको ऐड करते जाइएगा, और इस प्रकार से क्या बनते चल जाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड की लंबी श्रृंखला बनती जाएगी। CONH बॉन्ड जो हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। ये CONH क्या हो गया तुमको, पेप्टाइड बॉन्ड, और बहुत से हो गए तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो और इस प्रकार से तुमको पॉलीपेप्टाइड बन गया। तो प्रोटीन जो है तुमको इसी प्रोटीन को की संरचना जो है तुमको, प्रोटीन जो है तुमका जो प्राथमिक संरचना यही है तुम्हारा प्रोटीन का। प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन एक जटिल अणु है जिसकी संरचना में को हम लोग 4 पार्ट में समझ सकते हैं। तो प्रोटीन का जैसे तुमको हो गया, प्रोटीन को 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। पहले तो प्रोटीन को 2 भाग में हम लोग बांटे हुए हैं, जिसको कहते हैं हम लोग, एक तो रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा हो गया तुमको गोलिकाकार प्रोटीन। तो जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। इसमें तुमको समांतर क्रम में जो है तुमको पेप्टाइड जो श्रृंखला होते हैं एक दूसरे के समांतर क्रम में होते हैं, और इसमें तुमको समांतर क्रम में होते हैं, और ये तुमको जल में अघुलनशील होते हैं। जैसे कि बाल और तुमको रेशम में जो पाए जाने वाला तुमको है तुमको क्रेटीन, जो प्रोटीन का नाम है क्रेटीन, और तुमको जैसे कि पाया जाता है तुमको जो कि मांसपेशी में पाए जाने वाला मायोसिन, ये सब तुमको रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण है। तो प्रोटीन का वर्गीकरण हम लोग कर देते हैं। तो प्रोटीन का अभी तो हमने संरचना उसका इंट्रोडक्शन दिया। प्रोटीन का वर्गीकरण, पहला नंबर हो गया तुमको रेशेदार प्रोटीन। 2 पार्ट में बांटेंगे, रेशेदार प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन
प्रोटीन जिसमें पेप्टाइड श्रृंखला सीधी एवं समानांतर होती है, समानांतर होती है, रेशेदार प्रोटीन कहलाते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं, ये जल में अघुलनशील होते हैं, तो जल में तुमको नहीं घुलेगा। उदाहरण इसका जैसे है, एक प्रोटीन का नाम हो गया तुमको क्रेटीन, ये पाया जाता है बाल एवं रेशम में पाया जाता है, बाल एवं रेशम में क्रेटीन, ये जल में अघुलनशील हो गया। दूसरा है तुमको मायोसिन, ये मांसपेशी में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? मांसपेशी में। ये सब तुमको जल में अघुलनशील प्रोटीन के उदाहरण हो गए। अब तुमको जैसे है दूसरा नंबर रेशेदार के बाद हो गया तुमको गोलिकाकार प्रोटीन। वे प्रोटीन जो हाइड्रोजन बंधन के कारण कुंडलित हो जाते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन कहलाते हैं। गोलिकाकार प्रोटीन कहलाते हैं। तो गोलिकाकार प्रोटीन ये जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे कि उदाहरण इसका इंसुलिन जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है, और तुमको एल्बुमिन, जो कि इंसुलिन ही तुमको क्या कहता है, ब्लड में मिलाता है शर्करा को, इंसुलिन एल्बुमिन, जिसके बॉडी में तुमको इंसुलिन की कमी हो जाती है, उसे ही डायबिटीज होता है। डायबिटीज पेशेंट को बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो इंसुलिन तुमको नहीं मिलेगा, तो वह जो तुमको ब्लड में जो है तुमको शर्करा को ये मिक्स करता है, ये तुमको ब्लड में शर्करा को मिक्स करने के काम आता है ये तुमको। तो ये तुमको प्रोटीन की संरचना है। प्रोटीन का तुमको जो संरचना है, प्रोटीन का 4 संरचना हम लोग को दिया गया है, 4 प्रकार का है। जैसे कि तुमको क्या, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक और चतुर्थ संरचना। तो प्रोटीन का जो तुमको संरचना है, तुमको 4 पार्ट में दिया गया है तुमको। जैसे कि प्रोटीन का जो प्राथमिक संरचना होगा, जो कि हम लोग जबकि उसमें जो है हम लोग देखते हैं कि जो एमिनो अम्ल है उसमें पेप्टाइड बंधन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहेंगे। प्रोटीन की संरचना, उसमें पहला प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और चतुर्थ संरचना, 4 संरचनाएं हैं। प्रोटीन की संरचना, उसमें पहला नंबर में है प्राथमिक संरचना। अल्फा एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंधन के द्वारा विशेष क्रम में जुड़े रहते हैं, जिसे पेप्टाइड बंध, जिसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना
जिससे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निर्माण होता है, जिससे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निर्माण होता है। जैसा कहीं बना के दिखाए, संरचना का निर्माण होता है। द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी द्वितीय संरचना। पेप्टाइड बंधन के CO NH दूसरे पेप्टाइड बंधन के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करते हैं, जिससे प्रोटीन कुंडलित होती जाती है, जिससे प्रोटीन कुंडलित होती है, द्वितीयक संरचना का निर्माण करती है, द्वितीयक संरचना का निर्माण करती है। तो ये तुमको द्वितीयक संरचना का निर्माण करती है। तो द्वितीयक संरचना में तुमको जब ये द्वितीयक संरचना जब अल्फा हेलिक्स का मतलब कुंडली जो है मतलब स्प्रिंग की तरह हो जाए तो उसे अल्फा हेलिक्स कहेंगे। द्वितीयक संरचना में अल्फा हेलिक्स मतलब अगर कुंडली माने स्प्रिंग की तरह हो गया तो अल्फा हेलिक्स एवं वस्त्र में जो प्लीटेट मिलता है उसके तरह हो जाए, एवं बीटा प्लीटेट दो संरचनाएं प्राप्त होती है, ये दो गो संरचना तुमको मिलेगा। तृतीयक संरचना में तुमको है तीसरा नंबर में तृतीयक संरचना। इस संरचना में हाइड्रोजन बंधन, डाइसल्फाइड बंध, वंडरवाल बल एवं वैद्युत आकर्षण बल के शामिल होने के कारण प्रोटीन और अधिक कुंडलित हो जाती है। चतुर्थ संरचना में तुमको विभिन्न उप इकाइयों की चर्चा की जाती है। चतुर्थ संरचना क्वाटरनरी। इस संरचना में प्रोटीन की उप इकाई की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ये तुमको हो गया चार, तुमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, चार स्ट्रक्चर में समझते हैं हम लोग। तो पहला स्ट्रक्चर जैसे तुमने देखा होगा कि तुमको CONH बॉन्ड, तुमको पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जब ये इसका जो CO है और दूसरा का जो NH है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा तो इसके कारण ये कुंडलित होने लगेगा, और इस प्रकार से हर तरह से जितना कि हाइड्रोजन बंधन बनने लगेगा वह द्वितीयक संरचना में शामिल होता है। तृतीयक संरचना में और भी ज्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड तुमको जो के हो गए, जो तुम्हारा क्या कहते हैं वंडरवाल बल, जो कि तुमको एक के कारण दूसरा में लगता है, और तुमको जो कि आवेश के उत्पन्न होने के कारण जो बल उत्पन्न होगा, इन सबों के करते हैं तो उसके कारण और जटिल होता है संरचना। और चतुर्थ संरचना में तुमको जैसे बहुत सा इकाई के रूप में आ जाएगा, जिसके जुड़ने से क्या बनेगा, तुमको इसकी संरचना बनती है। और तुमको प्रोटीन में, जबकि तुमको प्रोटीन का एक कहते हैं हम लोग विकृतीकरण, जैसे कि ये अंडा का तुमको, जबकि अंडा को जब गर्म करते हैं तो उसका जो है तुमको व्हाइट वाला पार्ट क्या जाता है,
अस्कंदन होना, जिससे कि व्हाइट वाला पार्ट तुमको जमा हो जाना, या तुमको दूध का दही में जलना, ये सब तुमको प्रोटीन का जो है तुमको विकृतीकरण का उदाहरण है। इसमें होता है कि द्वितीयक और तृतीयक जो बंधन होते हैं तुमको प्रोटीन के, वह टूट जाते हैं, जिससे कि तुमको वह अपना जैविक कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस घटना को हम लोग प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाएगा, प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृतीकरण ताप या पीएच में परिवर्तन के कारण, पीएच में परिवर्तन के कारण जब द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना प्रोटीन की, तृतीयक संरचना प्रोटीन की टूट जाती है तो प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। यह घटना क्या कहलाएगा? प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। जब तुमको द्वितीयक और तृतीयक संरचना टूट जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण जो है तुमको, इस प्रोटीन के विकृतीकरण में प्राथमिक संरचना, प्रोटीन के विकृतीकरण में प्राथमिक संरचना नहीं टूटती है, प्राथमिक संरचना जो नहीं टूटती है, प्राथमिक संरचना इंटैक्ट होगा। इसका उदाहरण है तुमको, उदाहरण होगा तुमको अंडा का जमना, जिससे कि कोगुलेट होकर व्हाइट पार्ट बनना, इसमें तुमको दही का जमना, दूध का दही में परिवर्तन कर सकते हो, दही में परिवर्तन इत्यादि। तो ये सब तुमको, इसमें तुमको क्या हो गया कि ये तुमको अपना जो प्रोटीन, इसमें प्रोटीन का विकृतीकरण हो गया, तो प्रोटीन अपना जैविक कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी संरचना टूट गई। जैसे गोलिकाकार जो होता था वो तुमको खुल गया, जिससे कि उसका कुंडलीकरण खत्म हो गया, तो उसका जो है उसका जैविक पहचान है वो समाप्त हो गया, तो इसका जैविक कार्य भी ये नहीं कर पाएगा। तो ये तुमको हो गया प्रोटीन का विकृतीकरण। एक तुमको जो है तुमको एंजाइम के बारे में, हम लोगों ने एंजाइम का जो है पृष्ठ रसायन वगैरह भी पढ़ा था। एंजाइम के बारे में हम लोग रासायनिक गतिकी अध्याय में इनफैक्ट पढ़े थे, क्लास चैप्टर 4 में। और एंजाइम का तुमको दिया हुआ तो पृष्ठ रसायन में हम लोगों ने पढ़ा। तो एंजाइम का तुमको जहां तक है, एंजाइम हम लोगों ने जो एंजाइम का तुमको कार्य होता है, एंजाइम जो होते हैं तुमको गोलिकाकार प्रोटीन ही होते हैं अधिकांश, और जो कि किसी जैविक प्रक्रिया को संपन्न कराने में, जैविक प्रतिक्रिया जो होती है उसको संपन्न कराने में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइम एक विशेष प्रकार के गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं जो कि जैविक क्रिया को, जो भी कोई भी प्रतिक्रिया हो रही है जो कि बॉडी के अंदर, उसको प्रतिक्रिया को संपन्न कराने के लिए वह क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और उत्प्रेरक में कैसे करते हैं? जैसे कि लॉक एंड की मॉडल टाइप से, कि एंजाइम के सतह पर जाकर को एंजाइम जो है तुमको सतह पर जो है एक तुमको आधार बनाता है, और उसमें जाकर दूसरा चिपक जाता है, जैसा कि तुमने पढ़ा होगा तुमको पीछे चैप्टर मतलब पृष्ठ रसायन में एंजाइम की क्रिया विधि। तो एंजाइम वहां पर जाकर के अटैच होता है, उससे तुमको जाकर के रिएक्शन करता है लोग, और तुमको जैसे बॉल एंड की मॉडल टाइप का मॉडल होता है, वहां पर बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं और वहां के बाद प्रतिक्रिया करके पुनः हट जाते हैं। तो एंजाइम की छोटी कम मात्रा भी क्या होती है? प्रतिक्रिया को बहुत अधिक प्रतिक्रिया कारक को क्या कर सकते हैं? प्रतिक्रिया करा सकते हैं, और ये काफी इफिशियंट होते हैं। और तो एंजाइम का जैसे है तुमको, एंजाइम का जैसे कि उसमें कुछ बहुत से प्रतिक्रिया वगैरह भी तुमने पढ़ा होगा, जैसे कि जो माल्टोज को जो पाचन करता है, जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, माल्टेज एंजाइम हुआ। सुक्रोज को जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा, सुक्रेज एंजाइम होगा। यूरिया को जो तो ब्रेक करता है, यूरिएस होता है, तो उसमें एस लगा करके हम लोग एंजाइम का पढ़ते हैं। तो एंजाइम के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। एंजाइम पहले भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है।
एंजाइम। एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं जो जैविक प्रतिक्रिया को, जो जैविक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। तो जैसे कि इसमें जैसे तुमको है एक उदाहरण दिया हुआ है कि अगर सुक्रोज का अगर हमको अगर तुमको जल अपघटन करना हो, सुक्रोज का अगर जल अपघटन करना है तो इसमें जो कि सक्रियण ऊर्जा होती है, सुक्रोज का अगर जल अपघटन करना है, सुक्रोज प्लस जल, इसमें तुमको बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस बनता है। तो ये जो तुमको जल प्रतिक्रिया है, इसका जो सक्रियण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, सक्रियण ऊर्जा इसका जरूरत पड़ता है 6.22 किलो जूल पर मोल की जरूरत पड़ेगी इसमें अगर। लेकिन यही प्रतिक्रिया जब सुक्रेज एंजाइम के साथ होगा, सुक्रोज प्लस जल वाटर, सुक्रेज एंजाइम अगर रहे ये तोड़ेगा, जब सुक्रेज एंजाइम यहां पर है एंजाइम, तो ये तुमको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस, इसका सक्रियण ऊर्जा होगा, सक्रियण ऊर्जा 2.15 किलो जूल प्रति मोल, दूसरे 1.5 किलो जूल प्रति मोल होगा। तो ये तुमको 6.22 यहां 2.15 किलो जूल प्रति मोल होगा। तो ये तुमको ये सुक्रेज एंजाइम बनाएगा, सुक्रेज एंजाइम को, तो ये तुमको सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो एंजाइम जो है तुमको एक विशेष प्रकार का जो तुमको क्रियाविधि देता है जिससे कि उसकी सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है, कम होती है, विशेष प्रकार का पास देता है जिससे कि उसकी सक्रिय ऊर्जा घट जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे कि माल्टोज को अगर पचाना हो तो माल्टोज का C12H22O11 ऐसा सूत्र होता है। तो माल्टोज को अगर पचाना हो, माल्टोज को प्लस वाटर से ये बन जाएगा तुमको माल्टेस एंजाइम। माल्टेस एंजाइम, माल्टेस एंजाइम क्या करेगा, इसको अल्फा डी ग्लूकोज में तोड़ेगा। ये अल्फा डी ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ये तोड़ता है। तो ये तुमको बनाएगा, तुमको ये क्या होगा, माल्टेस एंजाइम बनाएगा, ये तुमको इसमें तोड़ेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रतिक्रियाओं में अलग अलग तुमको एंजाइम में के नाम में क्या करते हैं हम लोग, एस जोड़ करके उसका प्रतिक्रिया कराते हैं। जहां तक कि प्रोटीन को अगर पेप्टाइड बॉन्ड में तोड़ना है, प्रोटीन को अगर पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन को अगर पेप्सिन ट्रिप्सिन करता है, ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन भी इसमें रहता है, ट्रिप्सिन दोनों का मिला जुला रहता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड में तोड़ देता है, पेप्टाइड में तोड़ देता है, पेप्टाइड बंधन में तोड़ेगा। मतलब इसको मतलब पेप्टाइड बॉन्ड मैंने प्रोटीन को तोड़ के ये पेप्टाइड बॉन्ड को फ्री कर देगा ये। तो ये पचाने, प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन ट्रिप्सिन क्या करता है, एंजाइम कार्य करता है। तो इस प्रकार से बहुत से एंजाइम है जो कि तुमको मतलब कि भोजन को पचाने में भी क्या करते हैं, हमारा कार्य करते हैं। तो ये हुआ तुमको एंजाइम का। और एंजाइम भी क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन के बारे में और अल्फा एमिनो अम्ल, इन सबों का हम लोगों ने पढ़ा। जितने भी सारे वीडियोज हैं ये राइस ऐप पर तुमको अपलोड हैं, कहीं पर भी तुमको राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो एप्लीकेशन है उसमें तुमको ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे तुमको। और जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी उसमें लाइव क्लासेस, इन सबों को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।